गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आपको पता ही है कि बड़ा क्रूशल टाइम चल रहा है और उस कारणवश कहीं ना कहीं दिक्कतें सभी लोगों को आ रही हैं। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत समय के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है, आवश्यक है। दैट्स वाई मैं डे बाय डे आपके सामने टॉपिक डिस्कस करूँगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। आज मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगा और वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से 50 मार्क्स का ग्रैप होता है आपके पास जो क्वेश्चन हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दो टाइप्स का है। एक है आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि मैंने क्लास में डिस्कस बड़े अच्छे से करा है, तो मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया, गैप हो गया, भूल चुके होंगे, तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्लासिफिकेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। मैंने पहले भी बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हम एक इवेंट में से दो आउटकम जब निकल कर आती हैं, उस दो आउटकम की जो वैल्यूज़ होती है, एक होती है सक्सेस और एक होती है फेलियर। तो जहाँ पे जिस इवेंट में हम सक्सेस को मेज़र लेके चलेंगे, इट मीन्स कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे पास होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस मेज़र लेके चलेंगे, वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द कंट्रेरी हैंड उसकी दूसरी तरफ आपके जहाँ पर आपके इवेंट की हैपनिंग बहुत रेयर होती है, कम होती है, वहाँ पे आपका लगता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक रोड पर एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं उनकी डेथ होने की संभावनाएं, अगर प्रोडक्शन में मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस होने की संभावनाएं, ये ऑब्वियसली हम मेजर तो लेके नहीं चलेंगे, माइनर में लेके चलेंगे, रेयर लेकर चलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पॉजिटिवली ज़्यादा इफेक्टिव हो कंपेयर टू नेगेटिवली। दैट्स वाई जहाँ पे आप पॉजिटिविटी को और फेवरेटिज्म को और सक्सेस को ज़्यादा लेकर चलोगे, वहाँ पे आपके एप्लीकेबल होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड थिंग इज़ पॉइजन, जहाँ पे आपका रेयर और फ्यू इवेंट्स जो होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट में लेके चलते हैं। थियोरेटिकल बहुत ज़रूरी है, थियोरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास, यू हैव टू लर्न ऑल काइंड ऑफ थियोरीज जो आपके चैप्टर्स में दी हुई है। मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। प्रैक्टिकल पोर्शन तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, पर थियोरी क्योंकि आपका जो पेपर है वो पार्ट्स में आता है, ए पार्ट में, बी पार्ट में। मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7.5 में थियोरी होती है, एक सेक्शन 7.5 का प्रैक्टिकल होता है। तो आप उसको तभी पूरा कर सकते हैं जब आपको दोनों आते होंगे। इसलिए तो जल्दी से मैं थियोरी करा देता हूँ। आपके पास दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जो व्यक्ति डाटा को कलेक्ट करता है उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर who collect the डाटा, और जिस एरिया से वो इकट्ठा करता है उसे आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, ओरिजन, इन्वेस्टिगेशन एरिया, वॉट एवर यू कैन, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं। तो जब आप खुद जाकर इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन एरिया में डाटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे या सुनेंगे तो आप अपनी बुक प्लीज़ अपने सामने रखें, बिल्कुल जल्दी आपको ग्रैप हो जाएगा, क्योंकि इसके थियोरेटिकल समझने के लिए बुक आपके पास होनी बड़ी ज़रूरी है। Observed frequency distribution refers to those frequency distribution which are obtained by actual observation. It means जब हम खुद स्वयं जाकर, इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर, सेल्फ जाकर एक एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करता है, वो होता है एक्चुअल। लाइक आप अपनी ही क्लास में चले गए, वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, वो गैदर हुए हैं, आपने एक एक बच्चे से उनका नाम, उनका डेटा, उनका मार्क्स, उनका क्लास, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस, एवरीथिंग जो आपने पूछा है खुद जाकर, वो आपका है एक्चुअल, यानी कि आपकी है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ पे आपके पास
एरिया बहुत वाइड हो जाता है और वाइड होने की वजह से आप सिंगल यूनिट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको कुछ सैंपल लेनी पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स लेनी पड़ती हैं और उनको इंस्पेक्ट करना पड़ता है और थोड़ी सी सैंपल लेकर उनको इंस्पेक्ट करके उनके ऊपर जो कंक्लूजन निकालते हैं, बाकी रेस्ट को आप एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपकी क्या लगता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लगता है जहाँ पे सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होते हैं ड्यू टू वाइड एरिया, और आपका जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ लगता है जहाँ पे सैंपल और एजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है और छोटे होने की वजह से यूनिट्स भी फ्री होती है और आप ईजिली उसको लेस टाइम में, लेस वेस्टेज ऑफ मनी में ईजिली आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब आपके पास जो मेजरली सिलेबस में हुआ है थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप तीसरा नाम क्या दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे लाइक आपने 100 यूनिट्स बनाई हैं और आप उनको चेक करना चाहते हो तो सभी को चेक नहीं कर सकते, 2 से 3 मिनट आप एज अ सैंपल लें, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उनको चेक करें, अगर वो सही निकलती है तो बाकी की रेस्ट है वो भी सही निकलेंगे, अगर वो गलत हो तो बाकी भी डिफेक्टिव है। अब मैं पढ़ रहा हूँ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दो डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल। इट मीन्स जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो आप 100 की 100 यूनिट को चेक नहीं कर सकते, वहाँ से आपको सैंपल लेना पड़ेगा और सैंपल लेने के बाद आप बाकी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई उस पूरे एरिया को, उस पूरी इंस्पेक्शन को, उस पूरी प्रोसेस को आप बोलेंगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि बाकी की जो 97 या 98 अप्रोक्सीमेट रह गई जिनको आपने चेक नहीं करा और जिन 2 को चेक करा उन 2 की बेस्ड पर आपने एजम्पशन लेने की बाकी भी 98 वैसी ही होंगी जैसी आपने 2 चेक करी है, वेदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी जो निकालनी है वो सक्सेस भी हो सकती है और फेलियर भी हो सकती है। नाउ term is uses of theoretical frequency distribution, very much important है। इसको, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस आ सकती है डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोबेबिलिटी की, एसेंशियल्स लिखा आ सकता है, नीड आ सकता है, ठीक है, और हिंदी में महत्व आ सकता है, उपयोगिता आ सकता है, यूटिलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चंस हैं जिनके आपको शायद छोटे क्वेश्चन में भी आ जाए। तो पहला है कि आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या यूज़ कहाँ होता है। मैंने अभी आपको बताया हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति, हर वो इवेंट जहाँ पे आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते, जहाँ पे आप वास्तविक रूप से एक ही यूनिट को चेक नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका लगता है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन जो मान्यताओं के आधार पर हो, जो एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड होता है, वो आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, और ऐसा करने से ये हेल्पफुल कहाँ पे होता है, अगर हम आज कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं, तो शायद हम फ्यूचर में होने वाली रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, तो इट हेल्प्स टू मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। लाइक हमारे अगर साइंटिस्ट वेदर को ढंग से मेजर कर लें, या काइंड ऑफ अभी करंटली जैसी सिचुएशन चल रही है हमारी इकोनॉमी में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बड़े टाइमली इसको एक तरह से एक्सपेक्ट कर लिया कि इस बीमारी से अगर बचना है तो ढंग से लोगों को बचाना है, तो बड़ी जल्दी से उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि लोगों को घर में रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से चेन सिस्टम से फैलती है, तो हमें बचाया गया। और आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर टू अदर नेशंस वी आर स्टिल प्रोटेक्टेड। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमें बड़े अलग अलग लॉजिकल डिसीजन में हेल्प करता है। तीसरा आता है कहीं ना कहीं कंपेयर एक्चुअल, यानी कि हमने जो सोचा था और जो आज हुआ है, दोनों को रिजल्ट को कंपेयर करके, जिसको आप कंट्रोलिंग भी बोलते हैं, वो आपके पास रिजल्ट लेकर आता है, या तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव आए कंपेयर करने से, इट मीन्स आपने जो प्रोबेबिलिटी लगाई थी, आपने जो एक्सपेक्ट करा था, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, यू हैव टू रिवाइज दैट, उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। फोर्थ आता है इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग। तीनों चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं, भविष्यवादी हैं, बट थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। प्रेडिक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म होता है कि ब्लैक क्लाउड्स हो रहे हैं, शाम तक बारिश हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, बट ऑल्सो रिलेट टू फ्यूचरिस्टिक। प्रोजेक्शन होता है व्हेन वी हैव सम डेटा, यानी कि जब हमारे पास कोई डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, और आंकड़ों के आधार पर हमें आंकड़े ही भविष्य से संबंधित कुछ बनाने हैं, वो हमारा प्रोजेक्शन होता है। लाइक हमारा जो CA है या हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, नेक्स्ट बजट जो बनाता है वो पिछले बजट को सामने रखकर बनाता है, दिस इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग भी भविष्य से संबंधित है, लेकिन इसका मतलब है लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक सोचना और योजना बनाना, जिसको आप फोरकास्टिंग बोलते हैं। लेकिन तीनों ही फ्यूचरिस्टिक है, और जहाँ फ्यूचर होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, इट मीन्स अनसर्टेन होता है, वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत होती है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है।
और नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी है वो बिजनेस एक्टिविटी में भी यूज़ होता है और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। बिजनेस में तो आप करते ही हैं कि आने वाले टाइम में डिमांड कैसे होगी, और अभी राइट नाउ आप कर रहे हैं कि आने वाले समय में एकदम से जब लॉकडाउन खुलेगा तो कैसे क्या करना है, किस तरह से बड़ी जल्दी जो लॉस हुए हैं, जो डिमांड फॉल हुई है उसको कैसे ओवरकम करना है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में लाइक स्पोर्ट्स में किस तरह से एक टीम जो कहीं और खेलने जाती है तो प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह से सामने वाले राइवल को आपने फेस करना है। दैट्स इट कि ये जो हमारे यूजेस था, यूटिलिटीज़ था। नाउ अब आपके पास आता है थियोरेटिकल क्वेश्चन एक और, व्हाट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है जब हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं जहाँ पर हर बार इवेंट या एक्सपेरिमेंट करने पे आपकी जो आउटकम है पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से इफेक्ट नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर एक बार मैं अभी टॉस करता हूँ और हेड आया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा टॉस करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि सर पिछली बार हेड आया तो अब की बार भी हेड आएगा। इट विल बी वेरी, तो इसका मतलब होता है डिस्क्रीट, यानी कि हर बार जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की आउटकम अलग अलग होगी। दूसरा, डिस्क डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्कवर्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। ये आपने लिखना है, थियोरेटिकल में रेफरेंसेस डालने होते हैं, रेफरेंसेस से आपका स्कोरिंग होता है। दैट्स वाई आपको बताना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो किसने डिस्कवर करा था, जेम्स बर्नौली ने। स्विस मैथमेटिशियन थे और इसने अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ करता है, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की दो आउटकम आएंगे, वन इज सक्सेस एंड दूसरी आपकी आती है फेलियर। लेकिन मैंने पहले भी बोला, आई अर्लियर सेड कि आपका एक्चुअल में बाइनोमियल लगता कहाँ पे है, आउटकम दोनों लेके चलनी है, सक्सेस भी और फेलियर भी। लेकिन बाइनोमियल कहाँ पे लगेगा, जहाँ सक्सेस को ज़्यादा लेके चलना है और फेलियर को कम लेके जाना। लाइक 100% में से अगर मैं 52 ओवर अगर लेके चलता हूँ सक्सेस को तो वहाँ पे बाइनोमियल लगेगा। अगर 50 से कम जाने के चल रहा हूँ वहाँ पे आपका लगेगा क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो और ये आपकी थी थ्योरी। उसके बाद इसकी आती है आपकी प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स। ये आपने बड़ी ज़रूरी पढ़नी है। एजम्पशंस पढ़ लेना, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 2-3 दे रखी है लेकिन लिखनी ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ देता हूँ। पहली आती है थियोरेटिकल है, यस इट इज़, अभी मैंने बता दिया क्योंकि ये एजम्पशंस पर डिपेंड होता है। दूसरा डिस्क्रीट है, हर बार वेरी होती है आउटकम। लाइन ग्राफ, इट मीन्स P और Q इसके दो मेन पैरामीटर है, जितनी इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही इसका लाइन ग्राफ अप जाता रहेगा। शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा मेन पैरामीटर्स क्या है, फिफ्थ जो मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहा हूँ, NP मीन X बार जिसको आप बोलते हैं वो भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, वो आपको बुक में देखने से पता लग जाएगा। ये आपकी थी प्रॉपर्टी। ये तो था आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। 3 एक्सरसाइज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने पहले ही बताया। पहली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर जोर दें। सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं है इतना बड़ा। अब सेकंड वीडियो जो मैं आपको सेंड करूँगा उसमें तो पहली एक्सरसाइज के आपके प्रैक्टिकल जो फॉर्मलाइजेशन है वो बता रहा हूँ, और जो मेजर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करके पहले ऑलरेडी अनसोल्ड और सोल्ड में बता रहा हूँ। आप ये करिएगा। थैंक यू।